नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स की जुबान पर एक ही नाम है, एवरग्रांड का संकट। लाजमी है, एवरग्रांड का संकट ही इतना बड़ा है। अगर चीन की ये दूसरी सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी दिक्कत में आई तो ये संकट चीन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसका ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत असर बाकी देशों की इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एवरग्रांड सिर्फ रियल्टी बिजनेस में नहीं है। इसके अलावा एवरग्रांड का ईवी, इंटरनेट मीडिया, प्रोडक्शन, थीम पार्क, सॉकर क्लब, मिनरल वाटर, फूड कंपनियों समेत तमाम क्षेत्र में भारी भरकम निवेश है। हालांकि ब्याज की जिस किश्त को लेकर कंपनी के डिफॉल्ट करने का खतरा था, उस पर एवरग्रांड ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड होल्डर्स के सेटलमेंट को लेकर बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि डिफॉल्ट नहीं होगा। बयान पर कितना भरोसा करना चाहिए? बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान से अर्थ जगत में जो हलचल मची हुई थी वो शांत हो जाएगी? आगे की किश्तें और $300 बिलियन की जो कुल देनदारी है उसका रास्ता क्या होगा? अगर हालात विपरीत हुए तो यह भारतीय बाजार में एक संकट होगा या फिर अवसर बनेंगे? एवरग्रांड के इस संकट से हमें क्या सीखने और कदम उठाने की जरूरत है? ऐसे एक नहीं तमाम सवाल आज लोगों के जहन में बने हुए हैं। तो इंडस्ट्री लीडर्स एवरग्रांड के इस संकट को कैसे देखते हैं? हमारी चिंता कितनी वाजिब है? भारतीय रियल एस्टेट जो पहले ही तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए उबरने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए कैसे संकेत हैं? तो आज के इस शो में बहुत ही खास और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मेहमानों के जरिए इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ पैनल में शामिल हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप और नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। आशीष कुकरेजा हमारे साथ हैं, एमडी क्रीफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट। आशीष जी इक्विटी मार्केट की चाल और दिशा पर गहरी समझ रखते हैं, गहरी पकड़ रखते हैं। क्रांति मोहन हमारे साथ हैं, पार्टनर सिरील अमरचंद मंगलदास, और आप एप्रिया यानी एशिया पैसिफिक रियल एस्टेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, एमडी निसस फाइनेंस। अमित जी आर्थिक मामलों पर काफी पैनी नजर रखते हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित गोयनका जी आपके पास आएंगे। जो चीन में एवरग्रांड संकट हुआ, ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात हमने देखे नहीं हैं। अम्रपाली हो, जेपी हो, एचडीआईएल, यूनिटेक, नितेश स्टेट, तमाम उदाहरण भारत में भरे पड़े हैं। ऐसे में लेंडिंग इंस्टीट्यूट का क्या रुख रहता है? क्या आपको लगता है कि उन्हें आगे बढ़कर हेयर कट लेना चाहिए ताकि कंपनी डूबने से बचे और होम बायर्स को उनका घर भी मिले? दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि जहां तक एवरग्रांडे का सवाल है, शायद निगरानी में कोई चूक होगी। बिकॉज चाइना में स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का काफी बड़ा चलन है और कहीं ना कहीं अगर सरकार का दखल अंदाजा हुआ और उनको बेल आउट पैकेज दिया गया तो वो स्टेक जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। और जो अमाउंट ऑफ डेट है, खैर वो बहुत ज्यादा है, मगर उसमें बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज बैंक्स वॉन में लेंडिंग कर चुके हैं। तो जो डॉलर लोन्स हैं, जो बॉन्ड हैं, जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, वो करीब 40-50 बिलियन के अंदर हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं अगर डॉलर लोन्स को चुकाना पड़े तो। मगर हालांकि अगर ये नहीं चुकाया गया तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में हलचल तो होगी। एशियन बॉन्ड क्राइसिस भी प्रेसिपिटेट हो सकती है। इनफैक्ट कई दिग्गज बैंकर जैसे श्री उदय कोटक जी ने यह भी कहा है कि शायद ये चाइना का लीमन मोमेंट हो। अगर ये चाइना का लीमन मोमेंट होता है और अगर एक्चुअली में डेट क्राइसिस प्रेसिपिटेट होती है, ओवरऑल लेवरेज लेवल्स नीचे लाने की बात होती है, फर्दर लेंडिंग रुक जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और कई बड़ी भारी भरकम में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में लेंड कर चुके हैं, इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो यूबीएस हो, गोल्डमैन सैक्स हो, एशमोर हो, बहुत मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइजेस ने इनको एशियन एलोकेशन दिया है डेट का। तो कहीं ना कहीं एशियन क्राइसिस अगर इसको माना जाएगा तो इंडिया भी उस चपेट में आने की उसमें आशंका हो सकती है। तो हम इसको एक आइसोलेटेड इवेंट सिर्फ चाइना के लिए नहीं देखते हुए इसको हम एक इंडिया का फाइनेंशियल क्राइसिस का भी इसमें इम्पैक्ट देख सकते हैं। निरंजन सर ने ऑलरेडी बताया कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, मगर इसके अलावा मुझे लगता है कैपिटल मार्केट्स में भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है, स्पेशली ऑन द क्रेडिट साइड। अगर आप इंडिया का पूरा लेवरेज पोजीशन देखें तो करीब इंडियन रियल एस्टेट के ऊपर 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भार है। उसके सामने आप 2-2.5 लाख करोड़ की सेल्स देखते हैं सालाना। तो आप सेल्स टू लेवरेज रेशियो भी अगर आप देखें तो बहुत लेवर्ड है इंडियन इकोनॉमी। हालांकि डेफिनेटली जो लिस्टेड कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारी लिस्टेड कंपनी से 20 से 25% अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की है पिछले साल भर में। ये बहुत पॉजिटिव लाइन है, मगर क्योंकि ये अभी भी ओवर लेवरेज है एज ए सेक्टर, इसके लिए एशियन बॉन्ड क्राइसिस अगर प्रेसिपिटेट होता है ये डिफॉल्ट की वजह से, क्योंकि ये रकम इतनी भारी है और फर्दर लेंडिंग अगर रुक जाती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा, स्पेशली इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स की तरफ से। तो मैं थोड़ा सा सचेत हूँ इस सिचुएशन को लेकर दीपक जी। और अगर सरकार इसमें इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जैसे बाकी कंपनियों में की है, इसको कहीं ना कहीं स्टेट ओन एंटरप्राइज की तरफ ले जाती है,
तो बेल आउट कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बिकॉज चाइना का डॉलर रिजर्व बहुत बड़ा है। Yes. तो फॉरेन कैपिटल को रिटायर करना मुश्किल नहीं है। चाइनीज बैंक जो 128 चाइनीज बैंक और 120 अदर लेंडर्स हैं, उनको भी रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ लोन्स कम है वहां पे, मगर ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर सारी आशा टिकी हुई है इस समय पूरी पूरी दुनिया की और डेफिनेटली एशियन मार्केट्स की। अमित जी, जब एक प्रोजेक्ट या बिल्डर डूबता है तो लेंडर, होम बायर, सप्लायर, कर्मचारी, तमाम लोग दिक्कत में आते हैं। ऐसे में रेगुलेटर क्यों तब हरकत में आते हैं जब कंपनी पूरी तरह से डूबने के कगार पर आ जाती है? क्या समय रहते संकट से उबारने के प्रयास नहीं होने चाहिए? क्यों निगरानी में चूक हो जाती है, या कहें कि आंखें बंद कर ली जाती है? दीपक जी, ये अहम सवाल है हमारे देश के सामने आईबीसी के चलते, जहां पे अब रिकवरी हो रही है, जहां पे रैशनलाइजेशन हो रहा है। स्वामी फंड के आने के बाद एक और रुख बना है जहां पे उनको एनकरेज किया गया है लेंडर्स को और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, भले आप सेकंड चार्ज मिले, आप हेयर कट लें, मगर जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, घर नहीं बनेंगे, पोजेशन नहीं होगा, तब तक किसी की लगाई हुई रकम, किसी का लोन, किसी का भी कोई भी ब्याज जो है वो वापस नहीं आने वाला है। तो आई थिंक ये मैसेज तो पिछले 1.5-2 साल से काफी क्लियर होता चला गया है कि रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स अनिवार्य है। जो बैड बैंक का भी अभी संगठन हुआ है, वो भी इसी उद्देश्य से है कि जो एनपीएस हैं वो साफ हो, रिजॉल्व हो, और बैंकिंग सेक्टर की जो बुक्स हैं वो क्लीन हो, ताकि फर्दर लेंडिंग के लिए उनके हाथ खुल सके। इस समय एनपीए के कारण लिक्विडिटी के बावजूद बैंक अभी भी स्लो मोड पर हैं, लेंडिंग पर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी लोन्स नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पूरा एक्ट है हमारे देश में, वो ऑलरेडी इस तरफ बढ़ चुका है ताकि जो पूरा लेंडिंग एनवायरनमेंट है वो और पॉजिटिव हो और इंक्लूसिव हो, और फ्रेश कैपिटल आ सके देश के इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। तो डेफिनेटली आई थिंक जो डेट क्राइसिस है वो कुछ हद तक हमारे देश में ब्लो ओवर हो चुका है। बिल्कुल, यानी इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो सप्लाई चेन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन स्टील और सीमेंट के भाव में थोड़ा नरमी आ सकती है। क्या ये चाइना का लीमेन मोमेंट हो सकता है, और इसमें भारतीय बाजारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? हालांकि पूरी दुनिया की नजरें चीनी सरकार के रुख पर बनी हुई हैं कि कैसे चीन इस संकट से निपटता है। भारत में तमाम डेवलपर्स के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए ओवर लिवरेज या उनके लिए एक सीख है कि किस तरह से उन्हें एवरग्रांड के इस संकट के समय में बचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा संकट जो कि भारतीय बाजार पे भी दिख सकता है, उसके लिए एक सीख लेने की जरूरत है भारतीय डेवलपर से को। बड़ी बात, हमें इस संकट से एडवांटेज लेने की जरूरत है। अगर हम पॉलिसी फ्रेमवर्क को और बेहतर करें तो एक बड़ा निवेश भारत की तरफ आ सकता है। दीपक जी, आपकी कंक्लूजन में सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करने के लिए, किन्हीं भी कारणों से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया में पिछले कुछ सालों से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी चाइनीज फंड के इनफ्लो से। वो एक चीज है जो हमें आज कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज इंडिया से एस्केप ऑफ कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि चाइना से पैसा आया नहीं है पिछले 2-3 साल में। सो एटलीस्ट मार्केट्स उससे प्रोटेक्टेड हैं PN3 की वजह से। जी बिल्कुल, शायद हम थोड़ा सतर्क पहले ही थे, जो हमने चीनी निवेश पर पहले ही लगाम लगा दिया है। जाहिर है सरकार का वो कदम काफी मददगार साबित हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। तो निरंजन जी, अमित जी, क्रांति जी और आशीष जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। तो आशा है इंडस्ट्री के इन दिग्गजों के साथ आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी और अहम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।